चल रहा है? हाँ, हो गया। देखिए, चर्चा करते हैं आज मूल अधिकार। ध्यान दें, आज हम लोग चर्चा करते हैं मूल अधिकारों के विषय में। मूल अधिकार हमें मिले कहाँ से? हमें मिलते हैं संविधान से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? संविधान से। क्या मूल अधिकार हम किसी दूसरे को दे सकते हैं? हम किसी अन्य पर्सन को दे सकते हैं? अन्य को प्रदान कर सकते हैं? अपने बताएं? नहीं प्रदान कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? मूल अधिकार नागरिक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम इन्हें कोई हमसे छीन सकता है तो इन्हें हमसे छीना भी नहीं जा सकता, छीना भी नहीं जा सकता। दूसरी चीज क्या है? मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में अगर तुमसे आर्टिकल पूछे 12 से 35, वेरी गुड, 12 से 35 तक है। एक वनडे के एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था, पीछे वनडे के एग्जाम में एक प्रश्न आया था, मूल अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में है? कुल कितने अनुच्छेदों में है? बताए? कुल कितने अनुच्छेदों में है? नहीं पता? कुल अनुच्छेदों की संख्या 24 है। अगर तुमसे पूछे मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो यूएसए से लिए गए हैं। अगर पूछा जाए यूएसए के क्या मूल संविधान में थे? कहे मूल संविधान में थे तो मूल संविधान में नहीं थे। क्या कहेंगे? मूल संविधान में नहीं थे। ये यूएसए के संविधान में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? बिल ऑफ राइट्स से जोड़ा गया। क्या कहेंगे? बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जोड़ा गया। समझिए जरा, इधर जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 24। अगर तुमसे पूछे कहाँ से, किस देश से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। क्या यूएसए में मूल अधिकार मूल संविधान में थे? नहीं थे। इन्हें जोड़ा गया था किसके द्वारा? बिल ऑफ राइट्स के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। ठीक है, इन्हें बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, दूसरी बात क्या करते हैं? क्या मूल अधिकारों को भारतीय संविधान, देखें आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपसे एक नॉर्मल प्रश्न नहीं आता है। नॉर्मल अगर आता है वो सब जानते हैं। आप जानते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, सभी जानते हैं। एक नॉर्मल प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, क्या भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है? बताए? नहीं। परिभाषित किया गया है? नहीं। बताए? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा, अगर तुमसे पूछे कहाँ परिभाषित किया गया है, किस देश में परिभाषित किया गया है, क्या बताएंगे? ब्रिटेन में। किस देश में परिभाषित किया गया? अगर तुमसे पूछे किस देश में परिभाषित किया गया है? फ्रांस। वेरी गुड, फ्रांस में परिभाषित किया गया है। और कहाँ परिभाषित किया गया है? फ्रांस में परिभाषित किया गया है, यूएसए में भी परिभाषित किया गया है। मूल अधिकारों को फ्रांस के संविधान में भी परिभाषित किया गया है और अमेरिका के भी संविधान में इन्हें परिभाषित किया गया है, पर हमारे यहाँ इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। इतना क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, मूल अधिकार हमें कहाँ से मिलते हैं? संविधान से मिलते हैं। इधर ये हम अपने किसी को दूसरे को नहीं दे सकते हैं, अर्थात ये हस्तांतरित
नहीं हो सकते। क्या ये छीने जा सकते हैं? तुम कहो छीन नहीं सकता है, निलंबित किया जा सकता है। छीना नहीं जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कौन करता है बताएं? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। निलंबित किया जा सकता है पर इन्हें छीना नहीं जा सकता है। दूसरी बात हम यहाँ बात करते हैं, ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के तीसरे भाग में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 24 है, ठीक है। और फिर ये किस देश से लिए गए? यूएसए से लिए गए। अगर बात करें ये मूल संविधान में थे वहाँ? नहीं, बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जोड़े गए। देखें, सबसे अच्छा कार्य है तो पढ़ना, समझे? इधर लास्ट में सबसे अगर अच्छा कार्य है तो पढ़ना, ठीक है। अगर इसके अलावा भी जितने भी कार्य हैं, ठीक है, उसमें चाहे जितना भी धन संचित कर लो वो सब लॉस ही जाता है, ठीक है। तो जितना भी धन ये खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता है, विद्या खर्च करने से बढ़ती है। और आपको सरकार ने ऐसा अवसर दिया है, उसका सदुपयोग करें। और जब भी पढ़ने के लिए कोई भी कार्य करें तो 100% बैठ करके कार्य करें। ऐसा नहीं होना चाहिए हम पढ़ने आए हैं और हमारा मन घर में रखा हुआ है। मुझे 100% बैठना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें मूल अधिकारों के संदर्भ में, हैं कितने मूल अधिकार? मूल अधिकार, अच्छा, मूल अधिकार क्या भारत में पहले इनकी चर्चा हुई है? बताए, कोई बताए? तिलक ने कहा था। तिलक ने कहा था, हाँ, 95 में कब? सबसे पहले अगर इसके इतिहास की बात करें भारत में, अगर हम भारत की बात करें, भारत से पहले अगर हम विश्व के बारे में बात करें तो विश्व में 1215 में एक ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा आता है, जिसे मैग्ना कार्टा को कहते हैं अधिकार पत्र। इधर मैग्ना कार्टा को क्या कहते हैं? अधिकार पत्र। क्या आता है? मैग्ना कार्टा आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिकार पत्र आता है। एक प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, जब ये मैग्ना कार्टा आया था तो ब्रिटेन में सम्राट कौन था? हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, आप फ्रांस के राजा की बात कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम आते हैं दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है। 1877 में हुआ, 1903 में हुआ, 1911 में हुआ। 1911 में जो हुआ ना दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए और उनकी पत्नी आई जिनका नाम था मैरी। पता है उनकी एक मूर्ति भी लगाई गई, पता है कहाँ? पुष्कर झील में। और इसी समय इन्होंने यहाँ कहा था कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी बंगाल की जगह दिल्ली बनी। और दिल्ली राजधानी बनी कब? 1912 में। देखिए, बिल्कुल आप कहीं से भी कोई प्रश्न करें, जब करेंगे, जब मानसिक क्रिया होगी तब बिल्कुल नॉलेज आएगा। जब आप कोई क्रिया ही नहीं करेंगे तो फिर समझे? पूछिए जरूर, कहीं भी जाइए प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो इस समय सम्राट कौन था? जेम्स प्रथम जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है एलिजाबेथ के बाद में, वहां पर नहीं। जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, ये सब वहां के समय 1600 के बाद, 1600 के समय की बात है। 1601 के समय की बात आप बता रहे हैं? नहीं बता, ठीक है। सम्राट थे जॉन। सम्राट का क्या नाम था? जॉन। अगर भारत में बात करें, जैसे कि आपने बताया 1895 में एक विधेयक आया। विधेयक में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई, फिर उसके बाद 1917 में कांग्रेस ने मांग की मूल अधिकारों की, ठीक है। अगर उसके बाद अगर बात करें 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की। अगर उसके बाद 1928 आया तो नेहरू रिपोर्ट आई।
नेहरू रिपोर्ट आई 1931 में, कराची अधिवेशन में मांग हुई, कराची अधिवेशन में मांग हुई। और 1931 में भी मांग हुई, कहाँ हुई पता है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी मांग हुई। अच्छा, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और गांधी जी ने इसी गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, इसी गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों की मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और एक तुम्हें बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी जब लंदन गए थे तो किस जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज से गए थे। जब वहाँ गांधी जी वहाँ के सम्राट से मिलने गए, जैसे आप देखते हैं कि कोई पुरस्कार वितरण समारोह होता है तो उसमें एक ड्रेस कोड होता है कि आपको जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो जब गांधी जी गए तो गांधी जी तो आधी ओढ़ते थे और आधी पहनते थे। ये कब से गांधी जी ने शुरू किया था? गांधी जी ने आधा, हाँ, असहयोग आंदोलन से, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से शुरू किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही है। जरा हमको बता दो कब से शुरू किया था? नहीं, असहयोग आंदोलन 1920 से हुआ नहीं। गांधी जी ने नहीं, गांधी जी ने 1921 कहाँ से? विजयवाड़ा से, विजयवाड़ा से। गांधी जी ने कहा कि हमारे देश में बहुत से लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, आज से ये गांधी आधी धोती पहनेगा और आधी धोती ओढ़ेगा। जब गांधी जी लंदन गए तो लंदन में भी वही हाल था गांधी जी के साथ। तो जब बाद में मीडिया ने पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं कपड़े पहने, तो सीधे सीधे जवाब देते, मेरे देश के जितने कपड़े तो महाराजा ने पहन रखे हैं, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के यहाँ हैं, हम क्या पहने। ऐसे विचार थे महात्मा गांधी के, ठीक है। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की बात होती है कब? 1215 में, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। दूसरी बात कब बात होती है? भारत की अगर बात करें तो 1895 के बिल में बात होती है, 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में बात होती है, 1925 में यूनिवर्सिटी के द्वारा बात होती, 1928 में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पे बात होती है, 1931 में कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन वही जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस अधिवेशन की बात करें, इस अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था, ये गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मूल अधिकारों की मांग की। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार हैं कौन कौन से, हाँ जरा देखिए, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकारों के बारे में मैंने बताया आपको, ये अधिकार 12 से लेकर के 35 तक है, 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद नंबर 12, सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 12 क्या कहता है? राज्य को परिभाषित करता है। अच्छा, 12 भी परिभाषित करता है क्या? 36 भी करता है क्या? 152 भी करता है? समझिए, मूल अधिकार हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद 12। सबसे पहले हम 12 से शुरू करते हैं। 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 12 में राज्य शब्द का प्रयोग मिलता है। अच्छा, यहाँ राज्य शब्द से आशय क्या है? इस पे पता है 1-2-3 बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। राज्य शब्द से आशय क्या है? ये राज्य क्या है? संघ। राज्य संघ है? नहीं, राज्य क्या है? राज्य पूछा गया है जो भी संस्था या संस्था। जैसे
जैसे कहे भारत सरकार, भारत सरकार, जैसे संसद, जैसे राज्यों की सरकार, जैसे विधानमंडल, विधानमंडल, जैसे विधानमंडल, जैसे आपका क्रिकेट बोर्ड, ये सब क्या है? इन्हें सब राज्य के अंतर्गत माना गया, अर्थात राज्य माना गया। ठीक है। पर अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में ये कहा गया, निर्णय ये कहा गया, क्या राज्य के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ को रखा जा सकता है? बताए, संयुक्त राष्ट्र संघ को रखा जा सकता है? नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस अनुच्छेद 12 के तहत हम संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं रख सकते। तो अनुच्छेद 12 से हम क्या समझे? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और राज्य में ये सब आएगा। कोई निजी बॉडी भी आ सकती है जो राज्य के अनुसार कार्य करती है। कोई निजी भी बॉडी आ सकती है जो राज्य के अनुसार कार्य करती है। ऐसा हम अपने देश में जहाँ पर सरकार फंडिंग करती है, सरकार के अनुसार कोई संस्था चलती है, उसे हम राज्य शब्द के अंतर्गत लेंगे। परंतु वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसे हम इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। ऐसा निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। नहीं, फंडिंग दिया जाता है पर हम उसे रखेंगे नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर फंडिंग के बारे में बात करें तो सबसे अधिक फंडिंग करने वाला देश अमेरिका है। आप देखें, खूब पूछते रहे, जहां भी आपका मन जाए वहां जाए, ठीक है, तब तो अच्छा है। देखिए, दूसरी बात करें, अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 13 क्या है? अल्पीकरण। हाँ, और बताएं, अल्पीकरण। और क्या है? अल्पीकरण करना या शून्य करना। बताएं। कोई भी अगर विधेयक या सर वो होगा, कोई भी विधि जो सर मूल अधिकारों को हार्ट करेगा तो उसको मूल अधिकारों में हानि पहुंचाएगा, को हानि पहुंचाए या उसको कम करे, तो उसको सर अल्प मात्रा या उसकी जो मात्रा होगी उसे सीमित करे। हाँ, या उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दे यदि वो पूरा ना करता। हाँ, जरा समझिए, इधर समझिए, इधर ध्यान दें। कोई भी अगर संसद ऐसी विधि बनाती है जिससे मूल अधिकारों को अल्पीकरण, कमजोर किया जाए, सीमित किया जाए या उन्हें हानि पहुंचाई जाए, तो ऐसी स्थिति में या उन्हें सीमित करने का प्रयास किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल नंबर 13 के तहत ये प्रावधान है कि न्यायपालिका उनकी रक्षा करेगी। इसे ही क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर तुमसे पूछे कोई भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है, तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मूल अधिकार हैं तो कितने हैं, वर्तमान समय में कितने हैं और हमारे मूल संविधान में कितने थे? जरा कोई बताएगा? सभी बताएं। वैसे सर 7 थे। देखिए, मूल संविधान में जो अधिकार थे हमारे, वो 7 थे। अब कितने हैं? 6 है। और ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटाया जा चुका है। ठीक है। अगर 7 के बारे में बात करें तो सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता के बाद में फिर स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। फिर ये 19 से लेकर के 22 तक। फिर अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितना है? 23 और 24। फिर अगला क्या है बताएं?
बताएं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28 तक। अच्छा कोई हमको ये बताए, ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, आपको मूल अधिकार मिले, क्या आपको आभास होता है? आभास होता है? ये हमें स्वतंत्रताएं हैं। आज हम आपको ये सब स्वतंत्रताएं, आज हम आपको आभास करा देंगे, ठीक है। आज आपको रियल में लगेगा कि हाँ हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद अगला बताएं जरा, अगला बताएं। शिक्षा का नहीं, शिक्षा का अधिकार है, SC/ST वालों के लिए, SC/ST नहीं है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अगला कौन सा है बताएं? संवैधानिक उपचार, 32, बिल्कुल 32, ठीक है। इधर क्या है 29 और 30, और इसमें क्या है 32। बीच में एक संपत्ति का अधिकार था यहाँ पर, ठीक है, संपत्ति का अधिकार किसमें था 31 में, इसमें क्या है 29 है 30 और ये 30, ये 32, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समानता के अधिकार पे, ठीक है। हेडिंग डाल ले समानता का अधिकार। हाँ देखें, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। इधर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें ये सब सुना दे 14 से 18 तक? हाँ खड़े हो जाए, हाँ बिल्कुल। 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधियों के 15 में है मतलब राज्य जो है किसी भी धर्म, मूल, वंश, रंग के आधार पर भेद नहीं कर सकता। हाँ 16 में है लोक नियोजन में मतलब अवसर की समानता, केवल SC/ST को छोड़। 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 में है आपका उपाधियों का आनंद, उपाधियों का, सही है। इधर जैसे अच्छा ये इतना आपने पढ़ लिया, आपको कुछ ऐसा महसूस होता है ये समानता है? जैसे आपने ये 4 आर्टिकल बताया, 14, 15, 16, 17, 18, 5 बता दिए, इनमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमें मिला हुआ है, ऐसा आभास हुआ? या आपने केवल पास होने के लिए ऐसा पढ़ रखा है? पास होने के लिए पढ़ रखा है, ठीक है। क्या ऐसा कभी आभास हुआ ये मुझे समानता मिली हुई है? होता है, पहले होता है। जो 17 है अस्पृश्यता का सिद्धांत। हाँ गांव में पहले ऐसा था सिस्टम, जैसे कोई अगर जो मतलब SC/ST का आदमी है, हाँ अगर वो मतलब उनके नल पे जाता था तो उसको भगा देते थे, कुएं पे जाता था पानी नहीं भरने देते थे, मगर अब ये नहीं रह गया। अच्छा ये नहीं है। और भी बहुत सी चीजें। अच्छा और ऐसा कोई जैसे आर्टिकल नंबर 14 जो आपने जिक्र किया, वो आपको आभास होता है क्या? जैसे सर अभी कोई बात होगा जिससे अपनी बात फैली हो सरकार के समझ, तो आप वहाँ पे बड़ा भी जा सकता है, छोटा भी जा सकता है, हाँ सब जा सकते हैं। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। जरा देखिए आपने पढ़ रखा है थोड़ी देर के लिए, इधर सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 14 क्या आपने कहा? विधि के समक्ष समता। अब ये जान लें इधर विधि के समक्ष समता का अधिकार ये लिया कहाँ से गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, यूके से लिया गया। अच्छा ये है किसका सिद्धांत? एग्जाम AB डाइसी, जरा समझिए। इधर एक जस्टिस थे वहां AB डाइसी ने सिद्धांत दिया विधि के समक्ष समता का सिद्धांत। इधर पीछे लास्ट
विधि के समक्ष समता का सिद्धांत किसने दिया? एविडाइसी ने दिया। एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये सिद्धांत किसका है, ये एविडाइसी का सिद्धांत है। अच्छा, इससे निकलता अर्थ क्या है जरा समझिए। कहते हैं कानून सबके लिए समान है। अगर सीधे शब्दों में बात करें, कानून सबके लिए समान है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपने कोई चोरी की, ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई चोरी की, तो आप पर केस 2 सिद्ध हो जाता है, धारा क्या लगेगी? 420। अब यहीं पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति, आपके गांव का धनाढ्य व्यक्ति चोरी करता है, तब भी उस पर धारा क्या लगेगी? 420। ठीक है, ये अलग बात है कि आप पर दोष सिद्ध नहीं होता है या उस पर दोष सिद्ध होता है, पर पनिशमेंट अगर आप पर भी दोष सिद्ध होता है, दूसरे पर भी दोष सिद्ध होता है, तो पनिशमेंट क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो पनिशमेंट क्या होगा? बराबर मिलेगा। एविडाइसी के सिद्धांत में हमें यही जानकारी मिलती है कि अगर कोई अपराध किया, मैंने क्या किया? 302 कर दिया। अगर यहीं पर कोई धनाढ्य व्यक्ति, ठीक है, धनाढ्य व्यक्ति 302 करता है और दोनों पर दोष सिद्ध हो जाता है, तो दोनों को बराबर सजा दी जाएगी। ठीक है, दोनों को बराबर सजा दी जाएगी। दूसरी बात क्या करते हैं? दूसरा आपने क्या कहा? विधियों का समान संरक्षण। ये क्या है? मैंने ये बताया। ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसमें क्या है जरा समझिए इधर। सर परिस्थितियां देख के सर न्याय दिया जाए इसमें, परिस्थितियों के साथ। बताया, मैं 2-3 बार पीछे बोल रहा हूँ और बड़ा गंभीर बैठेंगे तभी कुछ आएगा। देखिए, अभी आपका एग्जाम अगर यूपी पीसीएस का देना चाहते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, शायद मई में है, ठीक है, 28 मई को लगा हुआ है। और अगर ऐसे समय हम अपना गंवाते रहे, पीछे जाते रहे, हमें क्या, हम अपने दोस्त से बैठ के बात कर रहे हैं, कभी भी पढ़ने के लिए कभी भी जाएं अपने दोस्त के पास, कभी भी न बैठे, ठीक है, और समय की उपयोगिता को समझे। नहीं तो प्रकृति जब मारती है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति घर बनाते बनाते घर एक क्या 10-10, 20-20 मंजिल बनाता चला जा रहा है, और हाल क्या होता है टर्की जैसा। अभी तुर्की में भूकंप आया कि नहीं है? प्रकृति जब मिटाती है तो पल भर में मिटा देती है, समझ रहे हैं। मैं तो अभी एक पीजीआई में गया, पीजीआई में एक व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, और मैंने उसे ऐसे रोते हुए देखा, बोला भैया अब कुछ नहीं बचा है, सब बह गए एकदम। ठीक है, अडानी को देख लीजिए, अडानी की बात नहीं करेंगे। इधर देखिए, इधर विधि के समक्ष समता, कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे आप अपराध करें या हम अपराध करें, दोष सिद्ध हो जाएगा तो बराबर पनिशमेंट मिलेगा। दूसरी बात क्या है? विधियों का समान संरक्षण। समान संरक्षण क्या है? जैसे हमारी तुलना क्या किसी विकलांग से की जा सकती है? आपकी तुलना, आपके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, क्या आपकी तुलना उस विकलांग से की जा सकती है जिसके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है? क्या आप दोनों समान हैं? बताएं, दोनों समान है? नहीं समान है। तो ये विधि, ये अमेरिका के संविधान से ऐसा लिया गया है, इसमें कहा जा गया है कि समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इसमें अपवाद है क्या? अपवाद के बारे में बात करें, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 क्या कहता है? अनुच्छेद 361 कहता है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके कार्यकाल के दौरान उन पर केस नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 105 और अनुच्छेद नंबर 195, यहाँ पर सांसद महोदय की बात कही गई है कि सांसद महोदय और यहाँ पर विधायक महोदय को स्पेशल दर्जा दिया गया है। अगर वो सदन में कुछ भी कहते हैं, ठीक है, तो सदन कार्रवाई करेगा, आप बाहर उन पर केस नहीं कर सकते। ऐसी एक विशेष छूट दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 361 और अनुच्छेद नंबर 105 और 195 के द्वारा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 15।
कोई अनुच्छेद 15 बताएगा भैया? कोई अनुच्छेद 15 बताएंगे? बताया था। बताइए। राज्य धर्म लिंग रंग भेद के आधार पर राज्य धर्म लिंग विशेष स्थान जन्म स्थान जन्म जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? मैंने कहा ऐसा होता है, आपने कहा नहीं होता है। ये होता है, कम होता है। क्यों? इतना नहीं सर, अब कहाँ क्या होता है? बताइए। अभिषेक ही तो नाम है। किसी भी राज्य का व्यक्ति बिहार का जो तुमको बिहारी कहेंगे, बिहारी कहेंगे। नहीं ऐसा नहीं। वो कहेंगे तो सर यहाँ भी कैसे नहीं कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए हमको इधर, आपने कहा किसी ने व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है। हाँ बताइए। नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक बार मुझसे यही इंटरव्यू में पूछा गया कि आर्टिकल नंबर 15 कहता है राज्य धर्म लिंग नस्ल जाति स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आप कर सकते हैं? बोले ना। क्या आप कर सकते हैं? सर हम कर सकते हैं, लेकिन कानून में तो ऐसा नहीं है। अरे ये देखिए, ये आपकी बात ही नहीं करता है। कर सकते हैं। ये आपकी बात ही नहीं करता है। आपने अधूरा पढ़ रखा है इधर। ये आपकी बात ही नहीं करता है, ये राज्य की बात करता है। आप कहिए धर्म लिंग नस्ल जाति, ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इधर समझिए, ये राज्य को प्रतिबंधित करता है, न कि व्यक्ति को। समझिए। अब कहो धर्म, ठीक है, ठीक है, मैं हिंदू, ठीक है, मैंने कहा मैं ईसाई को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने घर में कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ और आप आ जाए, नहीं हम पढ़ेंगे। क्या संभव है? नहीं संभव है। मैं अपने घर में 4 बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, ठीक है, मैं ईसाई को नहीं पढ़ाता हूँ। आप कहें मैं ईसाई हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप बिल्कुल किसी भी तरीके से हमारे घर में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं धर्म की बात करूँ, मैं लड़कियों को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केवल लड़कों को पढ़ाता हूँ। आप जबरदस्ती हमारे घर आए, कहें कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज, अगर हम खाली स्थान के बारे में बात करें, आप जा रहे बढ़िया लखनऊ रोड पे, ठीक है, मेरा घर पड़ा, आपने देखा त्रिपाठी सर का घर पड़ा, अरे गर्मी बहुत ज्यादा, लाओ एसी में बैठे जाकर के। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप किसी के घर जा सकते हैं कि नहीं चलो हम भी बैठते चल करके? ऐसा हो सकता है? बोले ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। स्थान के आधार पर यहाँ पर जितनी भी बात कही गई वो किसके लिए कही गई है? राज्य के लिए कही गई है। दूसरी चीज देखें, इसका दूसरे भाग में कहा गया है व्यक्ति व राज्य दोनों। क्या बात कही गई? व्यक्ति व राज्य दोनों। पता है क्या? सार्वजनिक घाटों, अच्छा घाट समझ रहे हैं, जो नदी के किनारे, सार्वजनिक घाटों, कुओं, ठीक है, सार्वजनिक घाटों, कामा कुओं, ठीक है, तालाबों, कामा पार्कों, कामा मंदिरों, ठीक है, कामा भोजनालय में आदि में भेदभाव ना किया जाए। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। आप जानना चाहें, अभी उदाहरण देंगे, यही तो अच्छा लगता है, आपने एक बार जिक्र तो किया इधर, समझिए जरा, ये आर्टिकल व्यक्ति और राज्य दोनों को आदेश देता है। जैसे समझिए जरा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, पहले इस टॉपिक पे, मैंने अपने घर में घर ज्यादा जगह पर, पीछे इधर मेरा घर ज्यादा जगह में बना हुआ है, मैंने छत पर एक अच्छा सा पार्क बनाया है, ठीक है, मैं रोज उसमें टहलने जाता हूँ, ठीक है। अब तुमने कह दिया जहां त्रिपाठी जी टहलते वहीं हम भी टहलेंगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैंने पता है कंपनी गार्डन की जगह एक बहुत बड़ा पार्क बनाया है, ठीक है, और वो पब्लिक सबके लिए है। मैं कह दूं ईसाई नहीं जाएगा, अरे ये ईसाई अगर मैं रोकता हूं
अब वो ईसाई 112 डायल करेगा और हम कहाँ हरदोई जेल में होंगे। सच में हरदोई जेल में हूँ, क्योंकि ये उसके मूल अधिकारों का हनन है। मैं इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने यहाँ हरदोई में राम जानकी मंदिर है पास में, मैंने एक राधा स्वामी मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। मैं उसमें कहता हूँ केवल हिंदू ही आएगा, नहीं, सब जा सकते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर का केस देख लीजिए। केरल में सबरीमाला मंदिर में एक मुस्लिम महिला क्या कहती है, मुझे भी जाने दिया जाए, मैं भी अयप्पा जी के दर्शन करना चाहती हूँ। मिला अधिकार कि नहीं मिला अधिकार? आप अगर दिल्ली की जामा मस्जिद में जाना चाहते हैं, एक रिट दायर करिए कि मुझे जामा मस्जिद में जाने दिया जाए। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं लोगों को देखना चाहता हूँ कैसे नमाज पढ़ते हैं। आपको जाने का अधिकार, उस समय बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था, उस समय आपको लगेगा कि आप ही कलेक्टर हैं। ठीक है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। ठीक है, स्थान के आधार पर पार्क है, भोजनालय, तुमने खूब नाम सुना होगा मिर्चाराम स्वीट्स हाउस। ठीक है, आपने अपना एक बढ़िया सा खोल दिया, तंदूरी वाला नहीं, आपने अपना ही खोल दिया। ठीक है, आपने अपना नाम रख दिया। ठीक है, इधर समझिए, आपने भोजनालय में लिख दिया कि केवल केवल हिंदू ही खाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे, सार्वजनिक स्थल पर है, तो फिर पक्का है आप जेल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 15। ठीक है, जरा समझिए 15 का अन्य भाग। ठीक है, 15 का एक अन्य भाग क्या है कि अगर राज्य देखे स्त्रियों का स्तर गिर रहा है, नौकरियों में कम सीटें हैं उनकी। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में राज्य उनके उत्थान के लिए कदम उठाएगा। जैसे नहीं, वहां पहुंच जाओ, जैसे उनके उत्थान के लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम आया। अधिनियम कब आया? 1990 में। लागू कब हुआ? जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अच्छा, इस राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बिल्कुल सही है, जयंती पटनायक। वर्तमान समय में रेखा शर्मा, बिल्कुल सही है, रेखा शर्मा। अच्छा, इसी में बात की गई है, चाहे SC ST हो या OBC हो, अगर वर्तमान समय में EWS की बात करें, जो शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जो आरक्षण मिलता है वो इसी के तहत मिलता है। ठीक है, अच्छा, आरक्षण कहां से, आरक्षण कहां से लिया गया है, कॉन्सेप्ट उसका कोई बताएगा? आरक्षण का कॉन्सेप्ट कहां से लिया? 1909 नहीं, 1909 को क्या कहते हैं? 1909 को कहते हैं मार्लेमेंटो सुधार। ठीक है, वहां पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात होती है। मैंने पूछा आरक्षण का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। आरक्षण का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 15 के बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है? जैसा कि आपने बताया कि सेवाओं का समान अवसर, जो भी नौकरी मिलेगी सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अपवाद में आप आरक्षण की बात कर लेते हैं। SC ST OBC और चाहे EWS को जो नौकरियों में आरक्षण मिलता है वो इसी आर्टिकल के तहत आरक्षण दिया जाता है। क्या धर्म के आधार पर नौकरी को एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष धर्म के लिए संरक्षित रखा जा सकता है? नहीं, बताए, रखा जा सकता है। रखा तो जाता है, जनरल में कुछ और सीटें ज़्यादा सीटें होती हैं, OBC में कम होती हैं, SC ST में उससे भी कम होती हैं। एक मिनट, हाँ, किसने पूछ कहा? जनरल में ज्यादा होती हैं सीटें, SC ST में कम होती है, OBC में कम होती है। जनरल की, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। SC जनरल की सीट जनरल की नहीं, सबकी सीट है। उसमें तो नहीं, एक मिनट, नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। देखिए, वार्तालाप हमसे और आपका होगा। ठीक है,
जनरल की सीट सबकी होती है, ठीक है, चाहे कोई एससी का भी हो, चाहे ओबीसी का भी हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा हुआ है? सब में होता है। हमेशा झगड़ा है। अच्छा एक मिनट, क्या आप गांव से बिलोंग करते हैं? अच्छा, गांव में जब सामान्य प्रधान की सीट आती है, क्या कभी एससी जीतते हुए देखा कि नहीं जीता? देखा। एससी को चुनाव लड़ते हुए देखा? ठीक है, इधर मैंने कहा क्या धर्म के आधार पर कोई सीट सुरक्षित रखी जा सकती है? बताइए। मैंने कहा ये ऐसा पढ़िए ना लगे कि तुमने कुछ पढ़ा है। क्या धर्म के आधार पर कोई सीट सुरक्षित रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती। कैसे? तुम तो पढ़ चुके हो उसे, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। और विशेष संस्थान, नहीं ये विषय, हाँ विशेष संस्थानों में रखी है। क्या? विशेष संस्थानों नहीं, विशेष संस्थानों में कैसे? में जैसे सर शिक्षा के लिए जाति के आधार पर सब रखी जा रही है, धर्म नहीं नहीं, धर्म के आधार पर। जैसे 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 सेना में, इधर सेना में, अरे धर्मगुरु की भर्ती होती कि नहीं? बोलो, पता नहीं कहाँ धर्मगुरु की भर्ती होती है। और धर्मगुरु की भर्ती में पता है जब पोस्ट निकलती है एक मौलवी की और एक पंडित की, ठीक है, मौलवी की और एक पंडित की। मौलवी में सीधे सीधे लिखा होता है भारत के नागरिक आवेदन करेंगे, परंतु पता है लिया किसे जाता है? जो मुसलमान ही होता है, ठीक है। वो मुसलमान के लिए रिजर्व होती है। क्यों रिजर्व होती है? क्योंकि वहां जाएंगे आप, मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। कैसे क्या होता है, छेने के जो छावनी होती है वहां पर एक जो है मस्जिद, ज्यादातर कहीं देखा होगा, तो वहां पर एक मौलवी होता है। धर्मगुरु की भर्ती आती रहती है सेना में, ठीक है। और एक पंडित पुजारी की वैकेंसी आती है। जो पुजारी की वैकेंसी आती है, कोई मुसलमान कहे कि अरे हमको वो संस्कृत अच्छी आती है और हम ऐसा करेंगे, हम पूजा कराएंगे जाकर के, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर हिंदू ही लिया जाता है, यहाँ पर हिंदू ही लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम किसे लेंगे? हिंदू। अब ऐसा कहो अरे हम मुझे नमाज के समय कितनी टाइम होती? 5 टाइम होती है, ठीक है। मुझे पूरे 5 टाइम पता है। क्या किया जाता है? ऐसे रखे जाते हैं, हाथ उठा बैठा जाता है, बस ये तो मुझे आता है। ये भी आता है, ठीक है, ये भी मुझे आता है। मुझे कुरान भी आती है। आप ऐसा करिए ना, मुझे मौलवी बना दीजिए, मैं बढ़िया से बढ़िया सबको जो है नमाज सिखाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। धर्म के आधार पर भी सीटें सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। अच्छा और देखिए, जैसे आपने पढ़ा, अभी आपने बताया था अनुच्छेद 18, बिल्कुल सही बताया था। क्या आपने बताया था? उपाधियों का अंत, ठीक है। केवल सेना और विद्या के छोड़ दे। अरे बिल्कुल सही है, अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, सबसे ज्यादा ये प्रश्नों के उत्तर जवाब दे रहे हैं, सही, ठीक है। उपाधियों का अंत, ठीक है। तो उपाधियों के अंत के बारे में बात की जाए, कौन सी उपाधियों का अंत कर दिया गया? मतलब जैसे आप अपने आप को जैसे राजा आ जाए या फिर महाराजा, जैसे राजा, महाराणा, महाराणा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सम्राट, अरे सम्राट, हाँ, और राय बहादुर, वेरी गुड, राय बहादुर, वीर बहादुर, ये सब अपने नाम के साथ लगाते थे। वीर बहादुर, राय बहादुर, इन सब उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। अब ये सब उपाधियां नहीं दी जाएंगी, ये सब उपाधियां नहीं दी जाएंगी। अंग्रेजों ने भी गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1917 में गांधी जी ने अंग्रेजों को परेशान किया, अंग्रेजों ने उपाधि दे दी। चंपारण हुआ था 1917 में। उन्होंने शायद उसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व, ये होशियार निकला। देखो ऐसा है, गांधी जी आते हैं 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 अपोलो बंदरगाह उतरते हैं। गांधी जी देश में जाते हैं, कहते सेना में भर्ती हो, सेना में भर्ती हो, अंग्रेजों का सहयोग करो। सार्जेंट में कहा गया था, सेना में बस भर्ती कराना। सेना में भर्ती, गांव में क्या कहते हैं? वो सेना में भर्ती कराता है। तो दूसरा क्या कहता है? अरे वो तो दलाल है। क्या कहते हैं? वो तो दलाल है। तो गांधी जी को लोगों ने क्या कहा? ये सार्जेंट है, ये दलाल है, ब्रोकर है। तो अंग्रेज बोले ये तो अपमान हो रहा गांधी जी का। तो गांधी जी के अपमान को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरिये हिंद की उपाधि दी थी,
ठीक है, जरा हमें ये बताइए इधर, राजा महाराजा सम्राट राय बहादुर वीर बहादुर ये उपाधि दी जाती, उपाधियों का अंत कर दिया गया, अब उपाधि नहीं दी जाएगी। अब यहां पर पता है जैसे इन्होंने कहा शिक्षा की उपाधि, जैसे आपने पीएचडी कर लिया डॉक्टर, आप अपने नाम के आगे लगा लेते डॉक्टर, ठीक है। जैसे आपने सैन्य, आप ब्रिगेडियर, तिरंगा फिल्म देखी होगी, ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप, क्या सूर्यदेव जो भी नाम हो, ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल बिपिन रावत, जो भी जनरल बिपिन रावत नाम के साथ आप लगा सकते हैं। आपने पीएचडी वगैरह जो भी आपने कर रखा है, सैन्य उपाधि, ठीक है, योग्यता की आपकी उपाधियां हैं, ठीक है। प्रोफेसर बन गए, ठीक है, प्रोफेसर मनोज पांडे, बिल्कुल लगाइए, गर्व से लगाइए, ठीक है। ये उपाधियां आप अपने साथ लगा सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा की उपाधि लगा सकते हैं, सैन्य उपाधि, शिक्षा की उपाधि लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो उपाधियां आपको, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब सम्मान आपको मिलेंगे, पर ये आप अपने नाम के साथ ही नहीं लगा नहीं सकते, ये अपने नाम के साथ आप लगा नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? शिवेंद्र प्रताप राठौर। शिवेंद्र, जैसे शिवेंद्र, मोदी सरकार बड़ा खुश हो गई, शिवेंद्र को इन्होंने एग्जाम्पल में रहे, ठीक है, शिवेंद्र को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिवेंद्र आए हरदोई में, भाई नरेश अग्रवाल सब लोग बैठे हैं, कोई मंच से एंट्री कर रहा है तो वो कहता है भारत रत्न शिवेंद्र प्रताप यहाँ आए और दो वचन अपने जो है हमें भी सुना, ठीक है। तो आप तुरंत जैसे जाएंगे वहां आप कहेंगे भारत रत्न शिवेंद्र, ना बोला जाए, भारत रत्न शिवेंद्र शब्द का प्रयोग ना किया जाए। यहां पर ऐसा किया जा सकता है, भारत रत्न से सम्मानित शिवेंद्र प्रताप जी यहाँ आए और हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे बिल्कुल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा कि इन उपाधियों को व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ा जाए, ऐसे आप नाम का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। 18, अगर कोई विदेशी, कोई दूसरा राष्ट्र तुम्हें उपाधि देना चाहता है, इनकेस कोई दूसरा देश देना चाहता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। बताएं, ये फिर से एक बार बताएं या आगे बढ़ जाए, ठीक है। 17 अच्छा 17 छूट गया, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड, अस्पृश्यता कांड अर्थात छुआछूत कांड, ये अगर बात करें, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ज्यादातर वनडे एग्जाम में जितने भी लोग हैं, चाहे वनडे हो या टेस्ट मैच हो, सबको आता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, देखें स्वतंत्रता का अधिकार, देखें जरा, देखें स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां, 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के कहां तक है, 22 तक है, जरा समझिए स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ रखा होगा कोई, 19 से लेकर के 22 तक समझा सकता है, बता सकता है, शिवेंद्र को छोड़ करके। अच्छा ये बताओ, जब तुमने ये स्वतंत्रता पढ़ी, हमें ये स्वतंत्रता है, क्या ऐसी स्वतंत्रता तुम्हें महसूस होती है? क्या बोलने की मतलब बोल सकते हैं सर, कहीं भी कुछ भी, ठीक, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। हाँ, कोई पीछे से बोलना चाहता है, हाँ बताइए, हाँ बताइए, बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। हाँ जरा देखिए इधर जैसे देखिए इधर अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है,
सबसे पहले क्या है, पीछे लास्ट इधर भाषण दे। सबसे क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, या इसे क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या कहते हैं भाषण की स्वतंत्रता। इधर जरा यहाँ पर एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, जरा ध्यान दें। बोलने की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता, यहीं पर एक प्रश्न बनता है, क्या संविधान में इसका स्पष्टता उल्लेख है? क्या संविधान में, क्या भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है? बोले शिवेंद्र? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये अंतर्निहित है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। ये हमारी क्या है, अंतर्निहित है। जैसे अच्छा, ये स्वतंत्रता है, क्या स्वतंत्रता है समझिए इधर, बोलने की स्वतंत्रता। जैसे आप बोलते हैं, ठीक है, आप बोल देते हैं, जैसे कोई सभा चल रही है, जैसे मान लेते मुख्यमंत्री जी हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री के सामने बोलते हैं, अरे मुख्यमंत्री जी, नाम लेकर के बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, आपका जो शासन है, अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सबसे अच्छा है। बड़ा खुश हो जाएंगे, ठीक है, सबसे अच्छा रहा है, बिल्कुल आपके विचार है। आप कह सकते हैं मेरे अनुसार आपका शासन सबसे खराब है, मेरे अनुसार आपका शासन सबसे खराब है। ये आपका विचार है, आपको बोलने की आजादी, पूरी आजादी है। आप ये नहीं कह सकते हैं केजरीवाल की तरीके से, अरुण जेटली जी दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा अरुण जेटली ने भ्रष्टाचार किया है, समझ गए, तब वो कहेंगे भाई प्रूफ करो इसे, तब वो क्या कहेंगे, इसे आप प्रूफ करो, ठीक है। तब आपको भ्रष्टाचार के जो आपने आरोप लगाए हैं, आपको उन सभी आरोपों को प्रूफ करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, आप अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे खराब हैं या सबसे आप अच्छे हैं, आपको ऐसे विचार रखने का अधिकार है, परंतु आपको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आरोप लगाएं आप, पर आरोप को प्रूफ करें। अगर प्रूफ नहीं करेंगे तो केजरीवाल वाला हाल होगा। केजरीवाल ने अरुण जेटली पर आरोप लगाए, अरुण जेटली ने केस कर दिया, फिर केजरीवाल माफी मांगने लगे, ठीक है, तो बिल्कुल वही हाल होगा अगर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर समझे, ये आपको मिला है, ये विदेशी को नहीं मिला है, ये विदेशी को मिला है, नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए आप अपने घर में सोचें, आप अपने घर में कहते हैं पिताजी से, पिताजी आप सही से निर्णय नहीं लेते हैं, कह सकते कि नहीं कह सकते, कह देते अपने पिताजी से, कहते पिताजी आप सही से निर्णय नहीं लेते, आम बात है, ठीक है। वही बात आपका पड़ोसी आकर के कहता है कि अरे आपके पिताजी निर्णय नहीं ले पाते, वो सुझाव देंगे। बिल्कुल सही कहा, जो पैर में नीचे है वो हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे हम अपने, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इधर समझिए, अपना मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जैसा चाहे वैसा कह सकते हैं, ठीक है, परंतु ये याद रहे, ये मैटर कोई दूसरा बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो ये अधिकार किसे नहीं मिला है, विदेशी को नहीं मिला है। दूसरी बात क्या है, बताएं जरा, सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता अगर बात करें, सभा कर सकते हैं, ठीक है, एक रैली निकाल सकते हैं, नहीं संघवाद में, अगला संघ, सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। जरा इधर आ जाए, बी क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। आपको सभा करने की स्वतंत्रता है, रैली निकालने की आजादी है। मैंने कहा आ जाना सुबह सुबह, इधर मैंने कहा आ जाना सुबह सुबह, पर ये याद रहे हथियार लेकर के नहीं, समझिए। अगर मैंने आपको बुलाया सुबह सुबह आ जाना, एक रैली निकाली जाएगी, ठीक है, अपने सीएसएन कॉलेज से होते हुए वहां तक पहुंचेंगे, डीएम चौराहे तक, ठीक है। पर ये याद रहे, अगर हथियार हैं
तो पता नहीं वो क्या ख्वाबाज है जिला अधिकारी महोदय, ऐसा तो नहीं त्रिपाठी जी कलेक्टर नहीं बन पाए या आवास पे कब्जा करने चले आए। तो बिल्कुल हथियार लेकर के आप सभा नहीं कर सकते, वो एक विद्रोह माना जाएगा। और यहाँ तक अब हथियार से पहले, सभा करने से पहले आपको एक प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत होती है। प्रशासन से क्या आपको अनुमति लेने की जरूरत होती है, तभी आप सभा कर सकते हैं। एक केस आया था ऐसे, नागा लोग जो निर्वस्त्र रहते हैं, नागा लोगों ने क्या किया, चौराहे पर सभा कर दी। ठीक है, तो सुबह सुबह सब छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ठीक है, सब लोग, कोई विद्यालय जाता, कोई अपने ऑफिस जाता है। तो मामला कोई आया होगा, दरोगा या इंस्पेक्टर वगैरह कोई आया होगा, उसने मना किया होगा। तो उन्होंने कहा कि आप मूल अधिकार आपने नहीं पढ़े हैं, सभा करने की आज़ादी है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सभा करने की आज़ादी है, जुलूस निकालने की आज़ादी है, पर एक निश्चित स्थान पर। ऐसे नहीं आपको आज़ादी है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा। ठीक है, अगला क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप विद्यार्थियों की यूनियन है, कर्मचारियों की यूनियन है, किसानों की यूनियन है, किसानों की यूनियन है। किसान की यूनियन के कारण सरकार ने क्या किया, किसान बिल वापस ले लिया, कृषि कानून वापस लिया। तो पता है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। याद रहे ये सब स्वतंत्रता किसे है, भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, अगली स्वतंत्रता क्या है आपको, ठीक है, डी क्या है, देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप देश में जहां टहलना चाहे वहां टहलिए। इधर देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, जहां आपका मन हो वहां टहलिए। आपके पास पैसा है, बस पैसा होना चाहिए। ठीक है, बस पैसा होना चाहिए। आप, हम तो कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाए, ठीक है, आप जाए इंदिरा पॉइंट देखे जा करके, ला दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। आपको लगता है ठंडक नहीं लगती मुझे, आप जाए ना इंदिरा कॉल देखे जा करके, इंदिरा कॉल जाए उत्तरी बिंदु। आपको लगता है नहीं हम वलांगू जाना चाहते हैं, वलांगू जाइए। आप सरक्रीक देखना चाहते हैं, सरक्रीक जाइए, जहां मन हो वहां जाइए। ठीक है, बस सत्य आपके पास पैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, घर वाले भी नहीं रोक सकते हैं आपके पास। आपकी एज 18 साल से, ऐसा प्रयोग मत करना उसका, ठीक है, समझिए। इधर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है, आपको लगता है मेरे पास पैसा है, बिल्कुल आप टहल सकते हैं। घर वाले रोकते हैं, एक सामाजिक प्रेशर है। अगर ज्यादा रोकते हैं तो 112, ठीक है, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले सीधे कहिए कि आप हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, वो समझ जाएगा ये बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, बिल्कुल आपको भ्रमण करने की, देश में भ्रमण करने की आजादी पूरा। ठीक है, अगला क्या है, अगला बताएं। नहीं, व्यापार नहीं, रहने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, निवास की स्वतंत्रता, समझिए जरा। इधर अगला क्या है, निवास, निवास की स्वतंत्रता। जरा निवास के बारे में बात करें। इधर निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी आप रह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आप कलेक्टर बन गए, ठीक है, आप राजस्थान में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। पिताजी ने कहा अरे बेटा जो संपत्ति है लेना चाहते हो, अरे पिताजी मैंने बहुत जोड़ा है, बहुत बनाया है, ठीक है, मैं कुछ नहीं, मैं हरदोई में भी आने नहीं चाहता हूँ, पूरा जीवन व्यतीत कर दीजिए राजस्थान में। आपको लगता है केरला में रहे, केरला पूरा जीवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर रहेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा आप जम्मू कश्मीर में भी संपत्ति ले सकते हैं। पूरे भारत में जहां भी आपका मन हो वहां आप निवास करें, जहां भी आपका मन हो वहां निवास करें। ठीक है, अगला देखो। इसके बाद यहां पर संपत्ति था, वो भी संपत्ति 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अगला देखिए जी, क्या है, आजीविका। आजीविका मतलब काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार, यह काम करने की स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता शब्द ज्यादा सही है। काम करने की स्वतंत्रता, समझिए इधर, काम करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करें, कोई मुस्लिम है, वो कहता मैं भगवत गीता सुनाऊंगा, खूब सुनाए, सुनने वाले होने चाहिए। वो अपने घर में बैठ करके दिन रात भगवत गीता पढ़े, वो बाहर बैठ के भगवत गीता पढ़े, कोई रोक सकता है उसे? उसके सामने सुनने वाले आए, उसे पैसा दें, वो खूब व्यापार करे, कोई रोक सकता है? बताएं, नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, आपको लगता है कि हम नमाज सिखाएंगे, रोजे कैसे रखने चाहिए, आप सिखाएं, कोई सीखने वाला आए, आपका बिजनेस चलेगा, अच्छा है। समझ रहे? जैसा आप चाहें, जो करना चाहें। आप ये सोचे ना, ये पास में क्या है, सब्जी मंडी। मान लेते शिवेंद्र तुम्हारे घर में पिताजी भी कलेक्टर, माता भी कलेक्टर, सब एक क्लास के अधिकारी हैं। आप सुबह सुबह जाते हैं, मैं तो यहीं आता हूँ सब्जी लेने के लिए, सुबह सब्जी लेने के लिए। एक दो लोगों से आपने पूछा किस समय आते हो, उसने कहा बस 5 बजे आना होता है, 8 बजे जाते हैं। कितना मिल जाता है? तो पता है 3 घंटे में। अरे 3 घंटे में एक ने बताया बस 10,000 रुपये मिल जाते हैं। क्या 10,000 3 घंटे में मिलते हैं? 10,000 मतलब रोज 10,000 आ रहे हैं, रोज 10,000 आ रहे हैं। आपने अपने पिताजी से शाम को पूछा, पिताजी कितना आ जाता है? पिताजी ने बताया कि भाई 3,000 आता है। माता जी आई, कितना आ जाता है? 3,000 आता है। ठीक है, भाई आया, भाई SDM है, कितना आ जाता है? अरे 2,500 आ जाता है। भाभी जी आई, 2,500 आ जाता है। भैया कितना हो गया? 11,000 आता है। पिताजी कितने घंटे की ड्यूटी है? पिताजी ने बताया 24 घंटे। माता जी भी 24 घंटे। ये कितना? 24 घंटे। ये कितना? 24 घंटे। तुम्हें लगा ये 24 घंटे रहते हैं, कोई पूरा दिन काम करते हैं, तब मिलता 3,000। यहाँ 3 घंटे काम करते हैं, कितना मिलता है? 10,000। तुमने लिया ये सब बंद करो, मुझे कलेक्टर नहीं बनना है, मुझे क्या, मुझे सब्जी बेचनी है, मुझे सब्जी बेचनी है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते हैं तो ये केवल एक सामाजिक प्रेशर है। एक बार हमने लहसुन बोया था, 2 रुपए किलो बिका था, फिर हमने नहीं, वो अलग चीज है। समझिए इधर समझिए, ये केवल एक सामाजिक प्रेशर है, घर वाले रोकते हैं। वहीं पर अगर तुम पुलिस प्रशासन की सहायता लोगे, वो तुरंत घर वालों को बताया जाएगा। कहेंगे पिताजी से, आपसे कहेंगे कलेक्टर साहब हमारी नौकरी चलने दीजिए, ये बेटा जो भी करना चाहे ना उसे करने दीजिए, हम उसे रोक नहीं सकते। बिल्कुल आपको कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल आपको कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है। आप ये बताइए, ये पूरा ए से लेकर के जी तक समझे कि नहीं समझे? बताइए इधर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा अगला बताएं। हाँ अगला बताएं, बताइए 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दो शिष्य के समक्ष संरक्षण रखो, जैसे कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण, जेल जाने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, नहीं क्या? जेल जाने से बंदी प्रत्यक्षीकरण, नहीं, ये नहीं है। जेल जाने का हमको प्रोसेस है। देखिए इधर क्वालिटी अगर हिस्ट्री से तुलना करें, इकोनॉमिक्स से तुलना करें, ठीक है, और ज्योग्राफी से तुलना करें, एक छोटा सब्जेक्ट है। पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, और अगर आपने उसे सही से पढ़ लिया तो हमें नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा समय लगेगा पॉलिटी में। इधर अनुच्छेद नंबर 20 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 20 कहता है भूत लेखित विधि लक्षित होगी। भूत लेखित विधि प्रभावी रहेगी। जैसे इसका अर्थ क्या है, कोई बताएगा? वो विधि पहले से बन गई, कानून पहले बन चुका है, वो जैसे कोई भी जब मतलब कोई भी मुकदमा होगा या कोई भी जजमेंट दिया गया किसी भी कोर्ट के द्वारा,
सर वो बाद में अगर कोई वही मुकदमा आता है या कोई वही केस होता है तो वही लगेगा। हाँ इसमें जैसे ये होता है वन क्राइम वन पनिशमेंट, मतलब एक जो बिल्कुल, गुनाह करेंगे बिल्कुल। उसके लिए एक ही बार सजा दी जाती है। 1 2 3 बस। अच्छा देखें यहाँ पर सबसे पहली बात क्या कही जाती है कि सबसे पहली बात एक उदाहरण देते हैं, जैसे अभिषेक ये है, ठीक है। शिवेंद्र, अपने को उदाहरण नहीं, तुम्हें उदाहरण देते। शिवेंद्र गाड़ी लेकर के आए, ठीक है, और अभिषेक ने गाड़ी उनकी उठा ली गाड़ी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या भाई आप हमारी गाड़ी ले गए? शिवेंद्र कहते नहीं, मैंने गाड़ी नहीं देखी आपकी। अरे गाड़ी कैसे चलती है मैं जानते नहीं हूँ, मेरे पास न तो डीएल है न तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया। तो जैसे फिर दोबारा क्या होगा, ये अभिषेक कहेंगे नहीं सर शिवेंद्र ही लेकर के गए, तो हम क्या करेंगे भाई? कहेंगे चलो पुलिस की सहायता लेते हैं। पुलिस आपके घर गई, आपके घर में गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिली, तब भी मैंने पूछा क्यों शिवेंद्र आपने गाड़ी ली थी क्या? नहीं सर, ठीक है, जबकि गाड़ी आपके ही घर से मिली। तो पुलिस क्या करेगी, आपको ले आएगी थाने, पुलिस स्टेशन लाएगी। पुलिस स्टेशन में आप पर दोष लगाया जाएगा कि आपने गाड़ी की चोरी की। 420 की धारा के तहत आपको जेल भेज दिया जाएगा। जेल से घर वाले क्या करेंगे, आपकी जमानत बेल करवा लेंगे। बेल करवाने के बाद में फिर क्या होगा, न्यायालय में प्रक्रिया चलेगी। 2 साल तक प्रक्रिया चली, जजमेंट आया। पर जब आपने चोरी की थी तब प्रावधान था कि 50,000 का जुर्माना लगेगा और 6 माह की सजा होगी, ये प्रावधान था, ठीक है। आज की डेट में चोरी की और मुख्यमंत्री महोदय जी ने यहां पर चेंज कर दिया प्रावधान क्या है, 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा और प्लस 1 वर्ष की सजा होगी। आप ये बदला कब गया पता है? ये बदला गया जनवरी 2024 में, ठीक है। जबकि अपराध कब किया है आपने? आज। समझिए जरा, अपराध आपने आज किया, चेंज किया गया ये जनवरी 2024 में। जजमेंट कब आता है आप पर? मार्च 2024 में। बताइए ना किसके अनुसार सजा होगी? इसके अनुसार सजा होगी या इसके अनुसार सजा होगी? पहले वाले। मतलब ये कहना है जो कानून अपराध करते समय लागू है उसके अनुसार आपको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरी बात क्या कही गई है जरा समझिए। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात ये है जैसे आपको पनिशमेंट मिल गया, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिल गया, तब क्या आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ बताइए, जैसे पुलिस वाले ने आपको बुलाया कि आपकी भाई ये डेट लगी है, आपको कोर्ट में पहुंचना है, क्या आपको वहां पर पूछा जा सकता है, आपको बाध्य किया जा सकता है कि आपके यहाँ से बाइक मिली है, आप कबूल करें कि आपने ऐसा अपराध किया है? आपको बाध्य किया जा सकता है? आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है, इधर आपको गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात है बार बार आपको दंड नहीं दिया जाएगा। समझ गए? उसी अपराध के लिए आपको बार बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। समझ गए? जैसे एक बार आपने इनकी बाइक चोरी की, उसके बाद ये कहते हैं अरे सर अभी हम संतुष्ट नहीं, एक बार फिर पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे नहीं, आपने देखा होगा बहुत पहले टीचर किसी बच्चे को मारता था, थक जाता था, फिर उसके बाद फिर उसे याद आता था, फिर वो मारता था, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया, ठीक है। न तो गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा, न तो उसे बार बार पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है बताएं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, ये क्या है? अनुच्छेद 21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये है क्या? कोई बताएगा? कोई बताएगा है क्या? जैसे यहाँ हम बैठे हैं, जाना चाहें तो आप लोग नहीं करते। व्यक्ति को सम्मानजनक रूप से जीवन जीने का अधिकार नहीं, जैसे आप जाना चाहें तो हम रोक नहीं सकते हैं। आप एक मिनट, आप पेपर देने गए, कलेक्टर का अभी एग्जाम होने वाला है, आप कहें 15 मिनट हो गया मैं जाना चाहूँगा, पेपर की बात नहीं कर रहे। नहीं फिर वही बात है, फिर ऐसा कर सकते हैं आप, पेपर में फिर यहाँ के भी रुकना है। मैं तो अपना ही करता। अरे यहाँ भी अपना ही घाटा है, यहाँ भी अपना ही घाटा है। इधर ऐसे घाटे या लाभ से नहीं देखते हैं इसे, ठीक है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ऐसे 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 नहीं देखते हैं, अगर जाना चाहें तो आप मतलब किया नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं लगाते। ठीक है? इधर देखो शिवेंद्र, इधर देखिए, इसमें कहा गया है प्राण, किसी के, समझिए इधर इधर, प्राण, प्राण मतलब जीवन, किसी के प्राण विधि के बिना नहीं छीने जा सकते, ठीक है? कहाँ तुम चले गए? किसी के प्राण विधि के बिना नहीं छीने जा सकते। जैसे मोदी तुमसे नाराज हो गए, मार दो इसे, उड़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई नाराज हो गया, कलेक्टर नाराज हो गया, तुम कलेक्टर बन गए, पता चले कोई आया तुम्हारे वहां ऑफिस में, तुम वो सन्नी देओल बने बैठे, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें लाइब्रेरी में ले जा रहे हैं, प्रयोगशाला में, अब वहां तुम्हें मारेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी को मार दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी के प्राण छीने जा सकते हैं केवल क्या? विधि के द्वारा, विधि के द्वारा ही प्राण छीने जा सकते हैं। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फांसी देना चाहिए, अफजल को फांसी दे दो, समझ रहे? अगर कोर्ट ना डिसीजन दे, कोई प्राण छीन सकता है? अब ये मत कहना सर बार्डर पे ले चलो, ठीक है? देश के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे प्राण नहीं छीने जा सकते। इधर मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन है? 13, और सबसे ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है तो अनुच्छेद 21 की व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अधिक व्याख्या की है तो अनुच्छेद नंबर 21 की व्याख्या की है। अच्छा, सबसे और महत्वपूर्ण क्या है? जैसे देश भ्रमण का अधिकार किसमें है? देश भ्रमण का अधिकार किसमें है? 19 में है। पता है? विदेश भ्रमण 21, विदेश भ्रमण का अधिकार 21 में है। विदेश में भ्रमण करो, जहां जाना चाहो वहां जाओ। अच्छा, जरा मेरा वो 20 वाला छूट गया, 20 वाला अनुच्छेद 20 जरा देख लीजिए, एक चीज छूट गई। अनुच्छेद 20 इधर भैया, अनुच्छेद 20 मैंने कहा गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 20 मैंने बताया अभी, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक केस न बताओ कोई, तब तक और अच्छा नहीं लगता है। देखिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप कोर्ट में खड़े, ठीक है, आपने सोच लिया आज बोलेंगे नहीं, वकील कितना भी करे, मत बोलो, नहीं बता, सर दर्द हो रहा है, छुट्टी मिल जाएगी, चले जाओ। पता है, उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, एनडी तिवारी। एनडी तिवारी, एक रोहित नामक व्यक्ति ने केस कर दिया, ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है, सुनिए इधर। एनडी तिवारी केस किया, वो हाई कोर्ट में केस चला, वो लॉन्ग टाइम खिंचता रहा, सुप्रीम कोर्ट में चला तो उनसे कहा गया भाई डीएनए टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा। एनडी तिवारी बोले डीएनए कैसे टेस्ट करें, मैं वृद्धावस्था में हूं, ठीक है, मैं वृद्धावस्था में डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, भाई ये बाल तो रोज कटवाने जाते हैं, जरा बाल काटे जाए, बालों से सैंपल लिया जाए और डीएनए टेस्ट करवाया जाए। एनडी तिवारी ने मान लिया, हाँ बेटा मेरा ही है, ठीक है। तो
कहने का मतलब है आपको, जैसे कोई भी टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, आपकी इच्छा के बिना नहीं कराया जा सकता। नार्को टेस्ट हुआ, नार्को में आप स्वप्नावस्था में जाते हैं, ठीक है, और पॉलीग्राफ टेस्ट में आपको वो इलेक्ट्रिक वगैरह वो देखा जाता है कैसे आप जवाब दे रहे हैं। आपको टेस्ट आपकी इच्छा के बिना नहीं करवाए जाएंगे। अभी एक दिल्ली में केस हुआ, दिल्ली मुंबई, श्रद्धा, वो आफ्ताब लड़के का नाम है, आफ्ताब का नार्को टेस्ट फिर क्यों हो गया? उसे जानने के लिए नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा अनुच्छेद 20 कहता है, समझिए जरा, प्रैक्टिकल लाइफ में जिए। अनुच्छेद 20 कहता है कि जितने भी टेस्ट होंगे वो अभियुक्त की रजामंदी से होंगे, ठीक है, चाहे नार्को हो, चाहे पॉलीग्राफ हो, कुछ भी टेस्ट हो। आपसे कोई दवा कही जाए खा लो, कह दो नहीं मैं तो नहीं खाने वाला हूं, मेरा जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कह सकते हैं, मना कर सकते हैं, बिल्कुल आप मना कर सकते हैं, परंतु हमें ये बताइए ना कि अभी श्रद्धा मर्डर केस में जो है आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ, क्यों? कोई जवाब नहीं। देखिए आपसे जब यही प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए आप आज का कंपटीशन का स्तर बदल चुका है, आज का वो कंपटीशन का स्तर नहीं है। तुमने पूछा अस्पष्टता का अंत, आर्टिकल 17 सबको पता है, ये नहीं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं वो जैसे मैंने चोरी की, कोई पूछ रहा आपने चोरी की, मैं क्यों मान लूं? मुझे पता है पॉलीग्राफ टेस्ट में, नार्को टेस्ट में आप हमको स्वप्नावस्था में ले जाएंगे, हम सही बताएंगे, तो मैं क्यों बताऊंगा भाई मेरा नार्को टेस्ट करवाओ? लेकिन सर वो तो कबूल रहा है चीज ना। नहीं कबूल रहा नहीं, और न तो न्यायालय उसे मानेगा, न तो न्यायालय उसे साक्ष्य के रूप में मानेगा, फिर कैसे होता है किसी को नहीं पता। याद रखिए, जब भी कोई केस महिलाओं से संबंधित होगा, जब भी कोई केस महिलाओं से संबंधित होगा, तो ऐसे केसों में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है, ठीक है, ऐसे केसों में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है, ठीक है। आ जाते इधर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बता दी, मतलब जीवन जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो पता है क्या, स्वच्छ वायु पाने का अधिकार है, मेडिकल फैसिलिटी पाने का अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। इसी आर्टिकल की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या की तो संसद ने एक नया इसमें आर्टिकल जोड़ा, जिसे क्या कहते हैं 21A में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसे जोड़ा गया बोले 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जरा आप देखिए, हाँ देखिए अगला क्या है भैया, तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऐसा करके शोषण के विरुद्ध अधिकार पर छोड़ते हुए अगली जब भी क्लास होगी गवर्नेंस की तो थोड़ा वो चला दें क्या। अच्छा, इससे पहले आपने मूल अधिकार वगैरह नहीं पढ़े हैं क्या, डीप नहीं पढ़ा है? नहीं, जैसे आप एक हैं, जैसे मैंने आपको एक चीज़ जैसे उसका प्रैक्टिकल, क्या प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन नहीं हुआ है? बताइए भैया, इधर देखिए, इधर जब भी प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन नहीं होगा तब फिर वो अधूरा ज्ञान रहता है। जब भी हम एक बार प्रैक्टिकल पूरा, कोई दिक्कत नहीं होती। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा गवर्नेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और गवर्नेंस बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर, ठीक है, 23 और 24 में 22 छूट गया है, निवारक निरोधक कहते हैं शोषण के विरुद्ध। बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23। बालाश्रम का निषेध, बेकार और मानवों
बच्चों और महिलाओं का क्रय विक्रय, जबरन कार्य, बलात् श्रम, जबरन कार्य, बधुआ मजदूरी। जैसे जैसे तुम जैसे नहीं कभी किसी से कार्य लिया जाता था, जबरदस्ती कार्य, भाई कार्य करिए, उसको कहीं जाना है, महाजन कहता नहीं आपको हमारे घर में कार्य करना ही करना है, महाजन कहता हमारे घर कार्य करना ही करना, उसे जीवन पर्यंत तो उसी के घर में कार्य करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, बधुआ मजदूरी। और वो अगर वेतन मांगता है तो वेतन भी उसे कम देते या नहीं देते। ऐसे श्रम का उल्लेख यहाँ पर है अनुच्छेद नंबर 23 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 के बाद अगर बात करते हैं अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों से कल कारखानों आदि में कार्य नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर एक केस बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जरा दो केसों की चर्चा कर लेते हैं। हमारे देश में एशियाई खेल पहला कब हुआ? पहला एशियाई खेल ये बड़ा गलत बात है। सक्रियता देखिए ना, ये सब पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सक्रिय हो। पहला एशियाई खेल 1951 में भारत में हुआ। दूसरा एशियाई खेल 1982 में हमारे यहाँ हुआ। जब दूसरा एशियाई खेल हुआ तो कहा गया लोगों से, अरे एशियाई खेल अपने यहाँ हो रहा है, चलो काम करो चल करके। इधर किसी ने ठेका लिया कार्य कराने का, उसने कहा एशियाई खेल हो रहे हैं, चलो काम करो चल करके। लोगों ने काम किया, उसने कहा भाई दिन भर करते रहे, मुझे पैसा चाहिए। लोगों ने मना कर दिया, पैसे क्यों दे, और जबकि ठेकेदार ने सरकार से पैसे ले रखे। जैसे नहीं होता है, गांव में कोई प्रोग्राम होने वाला होता है, लोग कहते हैं आओ मिलकर के काम करते चल करके, सब लोग गांव वाले मिलकर के काम करते आकर के। ठीक है, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या हुआ, एशियाई खेल हुए, इधर एशियाई खेल हुए, ठेकेदार ने कहा अरे तुम्हारे देश में एशियाई खेल हो रहा है, चलो मेहनत करो। युवा लोगों ने बड़ा मेहनत की, उसके बाद पैसा किसी को नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, न्यूनतम मजदूरी इनको देनी चाहिए। ठीक है, मजदूरी मिली। एक केस 1998 में हुआ। 98 में क्या होता है, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य बनाम सरकार में ये आता है, निर्णय आता है कि अगर आप जेल में हैं और जेल में आप श्रम करते हैं तो भी उसके लिए आपको जो है धन दिया जाना चाहिए, उसका आपको पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ठीक है, गुजरात राज्य के संदर्भ में ऐसा निर्णय आया। ये दोनों निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों से शारीरिक श्रम कल कारखानों आदि में ना लिया जाए। ठीक है, अरे घर में क्या करते हैं, घर में पढ़ाएं। इधर इसे हम रोक दें, गवर्नेंस पे आ जाए थोड़ा। जरा आज रूपरेखा बता दें कैसे क्या होता है गवर्नेंस में। क्या भैया, अभी कोई सर तो आए नहीं है, जो पढ़ाते हैं वो आ रहे नहीं है। 2 मिनट केवल। देखिए देखिए, ये गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, शासन। देखिए, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, सरकार, और गवर्नेंस में क्या है, शासन। ये चैप्टर पता है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा किस पेपर में आता है पता है? ये पेपर जीएस का पेपर जो होता है, सेकेंड पेपर। ये मेंस की बात कर रहे हैं, ये आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक मेंस में है, और मेंस में पता है, मेंस में जीएस के सेकेंड पेपर में आता है। और ये पता रहे, इसमें लगभग 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, 40 नंबर के प्रश्न आते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये केवल समझने वाला ही है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में रटने वाला कुछ नहीं होता है। जैसे आपने रट लिया कि मूल अधिकार कितने हैं, राष्ट्रपति का आपातकाल की शक्तियां क्या हैं, ठीक है, या तुमने नागरिकता के बारे में रट रखा। रटने से मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल समझा भी आता है।
अगर आप समझ करके लिखेंगे, अभी से आप अपनी आदत डालेंगे, अभी से आदत डालेंगे, तो 101% आपको सफलता मिलेगी। आप कलेक्टर के बनने के बारे में सोचते हैं, नहीं, कलेक्टर एसडीएम जरूर बन जाएंगे। और सबसे जरूरत, पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था होती है सोचना, पहला सोचना होता है। अगर आप सोचेंगे नहीं, आप बन ही नहीं सकते हैं। तो ये जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है, ये रटने वाला चैप्टर नहीं है। फिलहाल तुम्हें लगा होगा मैं रटने वाला कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप समझे, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है, ये जीएस के सेकेंड पेपर, जो 4 पेपर होते हैं जीएस के, ठीक है, उस 4 पेपर में से सेकेंड पेपर, और सेकेंड पेपर में ये 40 नंबर का आता है, ठीक है? अब प्रश्न आते तो कैसे आते हैं? जैसे वो कहता है अपने विचार लिखिए। विचार में क्या आएगा? जैसे गवर्नेंस व सामाजिक न्याय पर विचार लिखिए। गवर्नेंस व सामाजिक न्याय पर विचार लिखिए। पूछ लेता है वर्तमान समय में, जरा ये लिख करके लाएंगे आप? लिख करके लाएंगे तो नोट कर लीजिए। अगर लिख करके सबमिट करते हैं आप हमको, तो हम आपको देख करके बताएंगे इसमें क्या गलतियां हैं, ठीक है? सब लोग, अगर जो आप अपने लिए जो इस उद्देश्य से आए हैं, कलेक्टर के उद्देश्य से आए हैं, तो आप जरूर हमें लिख करके दें, ठीक है? और ये गवर्नेंस हम आपको पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है? नोट कर लें, गवर्नेंस व सामाजिक न्याय पर अपने विचार व्यक्त करें, पर अपने विचार व्यक्त करें। वर्तमान समय, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में गवर्नेंस का महत्व की समीक्षा करें। अगला है गवर्नेंस व महामारी में कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, कोविड-19, ठीक है? महामारी किस पर बेस्ड होगी? कोविड-19 पर अपने विचार व्यक्त करें, अपने विचार व्यक्त करें। अगला है गवर्नेंस, 4 बोलेंगे, 1 2 3 हाथ। गवर्नेंस व आधुनिक भारतीय समाज का मूल्यांकन करें, का मूल्यांकन करें। ऐसे प्रश्न आते हैं, समझिए। इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी बंद न करें, 2 मिनट, ठीक है? सबसे ज्यादा यहाँ पर ये जानने के लिए देखा जाता है आप गवर्नेंस को समझते क्या है, गवर्नेंस आखिर है क्या। गवर्नेंस समझने से पहले हमें पता है क्या समझना पड़ता है, हमें राज्य समझना पड़ता है। हमें क्या समझना पड़ता है? हमें राज्य समझना पड़ता है। जरा कोई हमें बताए राज्य क्या है? राज्य क्या है? पता है राज्य क्या है? राज्य सर, इसका निश्चित भूभाग, सरकार और जनसंख्या और सरकार। बिल्कुल सही है। राज्य क्या है? राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। एक पहला क्या है? निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, जरा समझिए इधर, सभी देशों का क्षेत्रफल निश्चित है। तो राज्य क्या है? राज्य क्या है? क्या कहेंगे? राज्य एक निश्चित भूभाग है। दूसरा पॉइंट क्या है? बजाय जनसंख्या हो। तीसरा पॉइंट क्या है? सरकार हो। और चौथा पॉइंट क्या है? संप्रभुता हो। बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट
ये है। अच्छा देखिए, तिब्बत वर्तमान समय में तिब्बत निश्चित भूभाग है, तिब्बत का क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, तिब्बती लोग हैं, सरकार है दलाई लामा वाली, परंतु संप्रभुता नहीं है, क्योंकि चीन ने छीन रखी है। ठीक है, तो तिब्बत को एक देश या राज्य कहेंगे? ठीक कहेंगे। इधर अच्छा थोड़ी कल्पना करें, बांग्लादेश, बांग्लादेश का पहले क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। वो पहले पाकिस्तान का कोई राज्य हुआ करता था, पाकिस्तान का कोई राज्य हुआ करता था। देखिए उसके पास निश्चित भूभाग था, ठीक है, जनसंख्या थी, भाई बांग्लादेशी रहते थे, इधर सरकार थी, संप्रभुता। जब संप्रभुता आई तब क्या बन गया? बांग्लादेश। और संप्रभुता से पहले क्या था? राज्य। तो अगली क्लास में हम संप्रभुता से शुरू करते, गवर्नेंस, और हम चाहेंगे तुम्हें कुछ न कुछ थोड़ा पहले एक्सप्लेन करते हुए संविधान का, ठीक है। पर जब भी पढ़ें भैया, जब भी